नमस्कार साथियों। आज हम लोग आप सभी के जो भारत संसाधन एवं उपयोग चैप्टर है उसका क यानी प्राकृतिक संसाधन का हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से। हमने इसको पूरे लाइन बाय लाइन पढ़ा दिया है, इसका ऑब्जेक्टिव भी करा दिया। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर देख लीजिए क्लास। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा पहला नंबर प्रश्न है साथियों कि लघु उत्तरीय हम पहले करें फिर दीर्घ उत्तरीय। जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताओ और इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती है। तो देखिए जलोढ़ मृदा क्या होती है, जो नदी जो लाती है साथियों। मृदा कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार। जलोढ़ मृदा, काली मृदा और और होती है, जैसे पर्वतीय मृदा हो गई, ठीक है, लाल पीली मृदा हो गई, ये सभी मृदा के प्रकार है, ठीक है। मरुस्थलीय मृदा हो गई। तो देखिए जलोढ़ मृदा में जो होती है, जो नदी द्वारा बहा कर जो लाई जाती है मिट्टी, वो साथियों जो उनके किनारे पर क्या है, उनको मिट्टी को फेंक देती है। और वही मिट्टी एक जलोढ़ मृदा, वही मिट्टी क्या कहलाती है? जलोढ़ मृदा कहलाती है, ठीक है। अब देखिए इस जलोढ़ मिट्टी का विस्तार मतलब यह जलोढ़ मिट्टी कहाँ किन किन राज्यों में पाई जाती है। तो देखिए यह पूर्व उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पंजाब में, गुजरात, राजस्थान, इस सब देशों में पाई जाती है। इसमें सॉरी राज्य में पाई जाती है। और इनमें कौन कौन सी फसल लगाई जाती है? देखिए फसल में साथियों गन्ना, मक्का, दलहन जैसी फसलें उगाई जाती है, ठीक समझ गए। जलोढ़ मृदा विस्तार वाले राज्य जो यूपी है, ठीक है, बिहार, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, असम, इस मृदा में गन्ना, चावल, मक्का जैसी दलहनी फसलें लगाई जाती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं याद हो गया। पूछेगा जलोढ़ मृदा किन राज्यों में पाई जाती है, तो आपको यूपी बता देना, बिहार बता देना, उत्तर प्रदेश में बता देना है, पंजाब, ठीक है। और का इसमें कौन कौन से गन्ना, चावल, मक्का, ये सब, ठीक है, ये सब क्या फसलें लगाई जाती है। अब देखिए अब दूसरा का नंबर प्रश्न हुआ कि दूसरा का नंबर प्रश्न पूछा गया साथियों कि समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? मैं समोच्च कृषि किसे कहा जाता है? तो देखिए समोच्च कृषि का अर्थ होता है जहाँ पर देखिए जहाँ पर ज़्यादा साथियों ढलाऊ जमीन है, मतलब ढलाऊ का जमीन है, वहाँ पर साथियों समोच्च कृषि की जाती है, ठीक है। ढलाऊ जमीन है तो यहाँ पर साथियों पानी नहीं ठहरेगा, इसलिए पानी नहीं ठहरेगा, इसमें साथियों क्या सीढ़ी नुमा साथियों कृषि कर दी जाती है, ठीक है। सीढ़ी नुमा कृषि या इसी को क्या कहा जाता है? समोच्च कृषि कहा जाता है, ठीक है। तो समोच्च कृषि या कंटूर खेती ढलान वाली जमीन पर पर लगातार ऊंचाई रेखाओं के साथ जुताई करने की प्रथा, मतलब उसमें साथ इस तरह से बना दिया जाता है ढलाऊ जमीन, ठीक है। और इसी पर क्या किया जाता है? जुताई किया जाता है, ठीक है, इसी पर जुताई किया जाता है। इसका मकसद मकसद मतलब इसका जो उद्देश्य होता है बारिश के पानी को बचाव और मिट्टी के कटाव को कम करना। देखिए इसे सब यदि हम साथ सीढ़ी नुमा बनाएंगे तो देखिए पानी जब आएगा तब मिट्टी के कटाव का होगा, कम होगा, ठीक है। यदि यदि ऐसे ही रहेगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और साथ में पानी को भी हम यहाँ पर क्या रोक कर रख सकते हैं, बचा कर रख सकते हैं, इसलिए ऐसी खेती की जाती है, ठीक है। यह कृषि का तकनीक है, समझ गए। यदि आपसे पूछ दे समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं, तो देखिए समोच्च कृषि का जो उपयोग किया जाता है ढलाऊ जमीन पर किया जाता है। इसमें जो होता है इनमें इसके लिए इससे इसका जो उद्देश्य रहता है बारिश के पानी को बचाना और मिट्टी के कटाव को रोकना, ठीक है, समझिए। आगे देखिएगा, आगे 3 नंबर प्रश्न है साथियों कि पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। तो देखिए पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में मतलब जहाँ पर ज़्यादा तेज हवा बहता है, ठीक है। पवन अपर्दन वाले क्षेत्र कहने का मतलब जहाँ पर ज़्यादा तेज हवा होता है। देखिए साथियों जहाँ पर ज़्यादा तेज हवा बहेगा तो वहाँ पर जो ये मिट्टी रहेगी, इस मिट्टी को क्या हवा बहुत ही तेज में का धूल के रूप में उड़ाकर दूर कहीं ले जाकर ढा देगा, ठीक है। मतलब उस मिट्टी को उड़ाकर हटा देगा, जिसके कारण ये साथियों यहाँ से मिट्टी जब हट रही है, मिट्टी हट रही थी, यहाँ पर मिट्टी क्या हो रही है? कमी हो रही है, ठीक है। मिट्टी की कमी होगी तो साथ मिट्टी में ह्रास हो रहा है ना, तो इसलिए पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में मिट्टी के ह्रास के लिए साथ पट्टी का कृषि की जाती है। इसमें जो होती है खेत में पट्टी बना देती है, मतलब आर बना दिया जाता है, इस तरह का किया जाता है, ठीक है, समझिए। देखिए पट्टी की कृषि पद्धति के पवन प्रधान क्षेत्र में उपयोगी मानी जाती है, जहाँ पर ज़्यादा तेज हवा बहता है। इस कृषि में फसलों के बीच घास की पत्नियाँ पत्तियाँ बनाई जाती है, पट्टियाँ बनाई जाती है, जिससे से तेज पवन भी खेत की मिट्टी को उड़ा पाने में सक्षम नहीं हो, मतलब उड़ा नहीं पाते हैं, ठीक है, समझिए। यदि आपको बोल दिया जाए कि पवन प्रधान क्षेत्र में कौन सी उपयोगी पद्धति मनाई जाती है कृषि की, तो आपको बताइए पट्टिया कृषि मनाई जाती है। इसमें खेतों के बीच घास की पतली पट्टी लगा दी जाती है, जिससे पवनों द्वारा यह मिट्टी उड़ा नहीं पाते हैं, ठीक है, इतना लिख दीजिएगा।
अब आगे देखिएगा, इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा हम लोगों का व्हाट्सएप चैनल पर या व्हाट्सएप ग्रुप में, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए चौथा ऐसा तो कि बिहार के सॉरी भारत के किन किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है, यहाँ की मिट्टी की क्या विशेषता है। तो देखिए नदी डेल्टा कहने का अर्थ है साथियों कि जो हम अभी जलोढ़ मृदा के बारे में बताया कि जलोढ़ मृदा जो पानी जो नदियों द्वारा बहा कर लाई जाती है मिट्टी, उसे जलोढ़ मृदा कहा जाता है। और ये जो जलोढ़ मृदा कहाँ कहाँ है, तो जहाँ पर साथियों बड़ी बड़ी नदियाँ जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्ण, महानदी, ये सभी जो साथियों लाए हैं मिट्टी, इनके जो किनारे तट है वहाँ पर नदी डेल्टा का विकास हुआ है, ठीक है। देखिए तो बिहार के पूर्ववर्ती तटीय भागों जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्ण, महानदी डेल्टा में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। यहाँ की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है, हमने बताया, जो बहुत ही उपजाऊ है, धान, गेहूं, अन्य फसलों में उपयोगी मानी जाती है। और जानते हैं साथियों जलोढ़ मृदा जो होती है दो प्रकार की होती है, पुरानी जलोढ़ मृदा एवं नई जलोढ़ मृदा, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए नदी डेल्टा का विकास किन क्षेत्रों में हुआ था, तो कहिएगा पूर्व तटीय भागों में गंगा, ब्रह्मपुत्र, जो कृष्णा और महानदी है, इनके लाए गए डेल्टा के द्वारा नदी डेल्टा का विकास हुआ है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे 5 नंबर प्रश्न है कि फसल चक्र मृदा संरक्षण को किस पर सहायता है। मतलब देखिए फसल चक्र किस प्रकार मृदा संरक्षण को सहायता करता है। तो देखिए फसल चक्र में क्या होता है, मान चलिए कोई खेत है साथ, उस खेत में आप एक ही फसल बार बार उगा रहे हैं, ठीक है, एक ही फसल बार बार लगा रहे हैं, मतलब धान की खेती, गेहूँ की खेती, खाली गेहूँ रोपते हैं, तो उसका जो खेत होगा, उस खेत का जो संतु उपजाऊ जो क्षमता होगी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए उस खेत में बदल बदल कर मतलब कभी धान रोप दिए, कभी गेहूँ में रोप दिए, कभी बूट रोप दिए, मूंग रोप दिए, मसूरी रोप दिए, मतलब बदल बदल के यदि खेती करते हैं, इसी प्रक्रिया को फसल चक्रण कहा जाता है, ठीक है, समझ गए फसल चक्रण। अब देखिए ऐसा करने से क्या होगा, यदि मान चलिए आप दलहन खेती रोपते हैं, तो दलहन में जो होता है, जो उनके जड़ में नाइट्रोजन जैसे जीवाणु पाए जाते हैं, तो इस खेत में नाइट्रोजन की मात्रा मिल जाएगी, और नाइट्रोजन की मात्रा मिल जाने से ये जो खेत हो जाएगा तो उपजाऊ हो जाएगा। इसीलिए फसल चक्रण जो होता है मृदा संरक्षण के लिए सहायक होता है। मृदा संरक्षण मतलब क्या होता है, मिट्टी का बचाव, मिट्टी का उपयोगी बनाना, मिट्टी को संरक्षित रहना, मिट्टी का कटाव ना हो, ठीक है। देखिए फसल चक्र मृदा संरक्षण में कई तरह से सहायता होता है। मृदा में उर्वरकता बढ़ाती है, मतलब उसके जो मतलब ज़्यादा मात्रा में का बढ़िया फसल होगी, ठीक है। मृदा के संरक्षण में सुधार होता है, मतलब मृदा में जो मृदा की संरचना में सुधार होता है, मतलब मृदा अच्छी हो जाती है पहले से बेहतर। मृदा क्षरण को रोकथाम, मतलब मृदा क्षरण मतलब मृदा जो कट रही है उसका रोकथाम हो जाता है। आगे है, आगे संतु मिट्टी में कार्बन नाइट्रोजन के अनुपात में वृद्धि, वही बोले नाइट्रोजन बढ़ जाता है और कार्बन भी बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखिए संतु यहाँ तक था हमें लघु उत्तरीय प्रश्न, अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर बढ़ेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितने हैं, देखिए उसे देखते हैं। देखो पहला नंबर प्रश्न है कि जाला क्रांतता कैसे उपस्थित होता है, मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका। देखिए जाला क्रांतता क्या होती है उसे समझिए। देखिए जाला क्रांतता का मतलब होता है, मान चले खूब आपके गांव में बारिश हो गया, तो आपके गांव में बारिश हो गई तो जो मिट्टी होगी तो वह सा तो मिट्टी बहकर चल जाएगी, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। यदि आप मान चलिए आप खेत में बहुत ज़्यादा सिंचाई कर दिए, मतलब उसको पटा दिए खेत को, तो जिस पानी भर जाएगा, पानी भर जाने से आपके खेत के जो मिट्टी हो जब फूल कर दूसरे खेत में भी जाने, मतलब मिट्टी का अपरदन होने लगा, ठीक है। यही क्या कहलाता है जाला का मतलब ज़्यादा पानी उपस्थित हो जाने, जिसके कारण जो मिट्टी में जो अम्लीय और क्षारीय गुण बढ़ जाती है और इसी को साथ में जाला क्रांति कहा जाता है। और मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है, तो मृदा अपरदन इसकी अहम क्योंकि जलाक्रांतता के कारण ही मृदा संरक्षण और तेजी से होने लगता है, तो मृदा अपरदन और तेजी से होने लगता है, ठीक है। तो अधिक सिंचाई या ठीक है, देखिए अधिक सिंचाई या अति वर्षण मतलब ज़्यादा मतलब यदि आप ज़्यादा पटवन कर दिए, ज़्यादा वर्षा हो गया, जलाक्रांतता उपस्थित होता है, मतलब वो उत्पन्न होता है। इससे मृदा के लवणीय और क्षारीय गुण वृद्धि हो जाती है, इस कारण भूमि का निम्नीकरण हो जाता है, मतलब भूमि में क्षारीय लवणीय गुण का हो जाती बढ़ जाती है, इसी भूमि का निम्नीकरण कहलाता है, ठीक है। इसकी उपज शक्ति क्षीण हो जाती है, परिणाम तो अन्न की कमी हो लगती है, ठीक है। अन्न बोले तो जो जो धान गेहूँ उपजा रहे उसका उपजाऊ बढ़िया नहीं होगा, तो जिसके कारण जो अन्न क्या हो जाए कम हो जाए, जिससे अकाल का सामना करना पड़ता है। अकाल मतलब भूखमरी, ठीक है, जैसे
भूमि में ऐसा कुछ भी नहीं उपजता जिसके बदले खाद्यान्न प्राप्त किया जाए। मतलब भूमि में ऐसा फसल ना उगते जिसके कारण का हमने के पेट भर सके, मतलब भूमि संपूर्ण रूप से का अनुपजाऊ हो जी। ठीक है, ऐसे निम्नीकरण वाली भूमि आधुनिक मानव सभ्यता के लिए विकट सभ्यता है। मानव सभ्यता के लिए यह एक चुनौती, मतलब जो मानव है उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है भूमि का निम्नीकरण हो जाना। लेकिन यदि मानव को जीवित रहना है तो सभ्यता में कायम रखना है तो इस इन चुनौतियों को स्वीकार करना, मतलब देखिए यदि मानव को पृथ्वी पर रहना है तो खाने के लिए हमें भोजन चाहिए, भोजन उपजाने के लिए मिट्टी चाहिए, इसलिए मिट्टी का संरक्षण अति आवश्यक है। ठीक है, समझिए। अब देखिए आगे लिखे देखिए, खेत जलाक्रांत नहीं हो इसके लिए आवश्यक, मतलब खेत में जलाक्रांता की समस्या न उत्पन्न, इसके लिए सिंचाई कम जाए, इस उस खेत में ऐसी फसलें लगाई जाए जिससे कम जल की आवश्यकता होती है। मतलब देखिए सिंचाई ज़्यादा ना कर, जितना हो सकता है उतना ही कीजिए, इन्हें कि पटवन मतलब फ्री के पानी बा तो जितना मन तितना, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जीवन के लिए। ठीक है, और साथ और फसल ऐसा लगाओ जने का कम पानी के, मतलब कम पानी लगे वो फसल में। ठीक है, दूसरी बात यह है कि यदि वर्षा जल उस खेत में एकत्रित होता है तो उसे खेत से निकालने का प्रबंध किया जाए। मान चलिए खूब बारिश हो गया आपके गाँव में, तो आपके खेत में पानी भर गुल तो कोई पानी के काटे के कि दूसरे खेत में चले, वो दूसरे वाला खेत दूसरे खेत में ऐसे करते कर नहर में पानी गिर जाए, वैसे करेगा। ठीक है, जलाकरण कुछ ना हो। ठीक है, तो जलाकरण समझ गया, जलाकरण पौन मृदा अपर्धन कैसे कला समझ गया। अब आगे देखो, आगे दूसर का समय मृदा संरक्षण का एक निबंध लिखे, तो मृदा संरक्षण पर निबंध लिख देंगे। मृदा संरक्षण क्या है? मृदा संरक्षण मृदा को बचाने की प्रक्रिया है जिसमें मृदा को अच्छी तरीके से उपयोग करते हैं। ठीक है, मृदा संरक्षण होता है। ठीक है, मृदा संरक्षण निबंध इसके बारे में पूरा लिख दे, कैसे मृदा संरक्षण कर सकते, मृदा संरक्षण से क्या हानि होला। ठीक है, तो देखिए मिट्टी एक महत्वपूर्ण संसाधन है, अतः इसका संरक्षण आवश्यक है। मृदा के संरक्षण निम्नलिखित तरीकों से अपनाया किया जा सकता है जो इस प्रकार है। ठीक है, मतलब मृदा संरक्षण कैसे किया जा सकता है, तो देखो पहले का लिख दिया तू कि पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि के लिए श्रेणीदार बोले तो जो हमारी पर्वतीय क्षेत्र में जो पट्टी कृषि की जाती है वह हो गई। ठीक है, और देखिए खेतों के मेड़ों के मजबूत बनाकर खेतों के मेड़ों का वृक्षारोपण करें, मतलब जो खेत ये हो गया था, खेत क्या किनारे आपका मेड़ होता है ना, मेड़ बोले तो आर, इस आर पर साथ आपको मजबूत बनाना है। ठीक है, ताकि साथ जब ज़्यादा पानी होगा तो दूसरा आपका आर तूर के ना भागे। ठीक है, और इस साथ मेड़ पर आप सभी क्या कीजिएगा, पेड़ों लगा दीजिएगा। ठीक है, पेड़ों लगाने से पहला तो हमारा वातावरण शुद्ध रहेगा। ठीक है, दूसरा का साथ आपका जो आर होगा और मजबूत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फसल चक्रीय पद्धति को अपनाकर, मतलब फसल बदल बदल के रोपना। ठीक है, पशुओं द्वारा अतिचारण पर नियंत्रण, मतलब मान चलिए कोई आपके खेत में बहुत सारा पशु मतलब गाय भैंस चरा होता है तो ऐसे करने से मृदा अपरदन होला। ये कह रोके के बाद पौधों के रक्षित श्रृंखला बनाकर, मतलब आपको अपने खेत में पौधा लगाना चाहिए। ठीक है, पौधा लगा दे। ठीक है, बालू के डिब्बों को स्थिर रखकर, मतलब बालू के जो डिब्बे है, मतलब आपके मतलब कभी कभी बहादार में देखिएगा, मतलब जो आपके खेत खलिहान में वहाँ पर बालू के मतलब छोटा सा टीले लग जाते हैं, उसको संरक्षित रखना, स्थिर रखना। ठीक है, जैविक खादों का प्रयोग कर, मतलब जो हमारे देसी खाद है उनका प्रयोग करके। ठीक है, इस द्वारा हम मृदा संरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा रासायनिक खादों को उचित उपयोग कर मृदा संरक्षित किया जा सकता, मतलब जो रासायनिक जो हम लोग लाते हैं खरीद के, यूरिया डाई सब पोटास, रासायनिक खादों का सतत उपयोग से मृदा को पोषक तत्व में कमी होने लगती है। मतलब मान चलिए आप खूब खाद रासायनिक मतलब खूब यूरिया डाई सब पोटास जाइम बहुत सारा खाद आप मारें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपका जो खेत का उपजाऊ क्षमता है कम हो जाएगा। ठीक है, देसी खाद माना और रासायनिक खाद दोनों मिल के माना। ठीक है, ये पोषक तत्व जल वायु केचुआ एवं अन्य सूक्ष्म जीवों हो सकते हैं। एड्रीन नामक रसायन मृदा के प्रजनन को रोक देता है, यह साथ ही इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, फसल कीटों की संख्या अब फलतः कीटों की संख्या बढ़ जाती है। अब देखिए कीट ज़्यादा होता है आपको फसल को काट देंगे तो आपको सबसे बड़ी हानि हुई तो आप जानते ही सब घाटा चल जाएगा। अतः रसायनों की जगह प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जाए। ठीक है, समझिए। उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। नहीं, अब ये और ही क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए तीसरा का क्वेश्चन है कि
देखिए तीसरा का भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान नगण्य है। देखिए पशुधन मतलब देखिए भारत में बहुत सारा गाय भैंस भेड़ बकरी बहुत सारा पशु है, लेकिन इनका साथ वो योगदान मतलब देश के विकास करने में इनका योगदान क्या है, बहुत कम है। ऐसा क्यों? तो देखिए सबको मान चलिए आप जीवित रहे तो आपको आपको जीवित है तो आपको साथ जीवित रहने के लिए चाहिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, भोजन चाहिए। मुख्य रूप से आप भोजन पर भी ध्यान दीजिए, तो खाने के लिए आपको भोजन चाहिए। अब खाने के लिए भोजन आएगा कहाँ से? मिट्टी से, मतलब मिट्टी पर आप धान गेहूँ उपजाइए तभी ना आपको भोजन मिलेगा, ये बिल्कुल। उसी प्रकार से कोई पशु को संतु खाने के लिए क्या चारा चाहिए, धान का जो पुअरा होता है पुअरा चाहिए, ठीक है। घास हो गया और संतु किस पर उगता है, मिट्टी पर। लेकिन संतु इन पशुओं के लिए खाने के लिए ये सभी उपस्थित ही नहीं, जो अब इनको पशु को खाने के लिए नहीं मिलेगा तो ये क्या जीवित रहेंगे? तो क्या ये जीवित नहीं रहेंगे? इसीलिए संतु भारत में पशु ज़्यादा हैं, लेकिन इनको खाने पीने के लिए बहुत अच्छी सुविधा नहीं है। इसके लिए इनका जो योगदान है भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ही कम। ठीक है, समझिए, इतना लिख दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। तो भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारत का पशुपालन उद्योग काफ़ी पिछड़ा अवस्था में। भारत में विश्व की लगभग 14% गाय और बैल, 57% भैंस, 20% बकरी और 4% भेड़ पाया जाता है, ठीक है। के बावजूद भारत की कुल कृषि उत्पाद में पशु उत्पाद का योगदान लगभग 25% है। 25% इतना प्रतिशत हमने गाय भैंस भेड़ बकरी बढ़ुए, ठीक है। देश के दूध उत्पादन भैंस गाय बकरी हिस्सा क्रमशः 50%, 46%, 4% है। अब देखो देश में जो 14% गाय रहता है तो ओकरा में से 50% ही गाय के दूध मिलता, 50% गाय के दूध नहीं मिला, ठीक है। 46% गाय के दूध मिले, 50% तो भैंस के मिलता है। देखा यहाँ पर पहले लिखल बा भैंस, ये पहिल का भैंस के, ठीक है। दूसर का गाय तो ये गाय के है, ये बकरी के। ये इतना दूध मिलता है, इतना हमने पास गाय भैंस भेड़ बकरी वैसे, ठीक है। तो नाइंसाफ़ी बा, ये नाइंसाफ़ी के कारण भारत की अर्थव्यवस्था में इसका भी योगदान क्या है बा, बहुत कम बा, ठीक। अब देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में इसके योगदान के नगण्य होने का कारण तो काहे कम बा, ठीक है। तो उष्ण जलवायु, अच्छी नस्ल अभाव, चारे का अभाव, चारे मतलब वो उनके खाने के लिए जीवन निर्वाह के रूप में पशु पालन को अपनाना। मतलब देखिए कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने मतलब जीवन निर्वाह के लिए मतलब कुछ जीवित रहने के, मान चले आपके घर में आप 5 10 20 को भैंस रोक ले, गाय पाल लिया और उसको दूध बेच रहे हैं, आप जीवित कर रहे हैं, मतलब यही हो गया क्या, जीवन निर्वाह, मतलब दूध बेचकर अपने जीवन यापन करें। सामाजिक धार्मिक मान्यता एवं मांग कम होनी चाहिए, ठीक है। आगे लिखा गया है देश में पशुओं के लिए अस्थायी चारागाह के लिए बहुत कम भूमि, मतलब आपका है मान चलिए आपके गांव में एक ज़मीन होगा जहाँ पर क्या नहीं, यहीं पर गाय भैंस आप चरा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप स्पेशल ये जो ज़मीन है गाय भैंस को चराने के लिए है, ऐसा बहुत कम जगह है, ठीक है। मात्र 4% पूरा देश का जो ये संतु पूरा देश भारत में केवल 4% ही भूमि पर गाय भैंस के चराने के लिए है, जो बहुत कम है, ठीक है। पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है, अतः पशुपालन इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है, समझिए। तो देखिए इस तरह से आप एग्जाम में लिख दीजिएगा। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा साधु, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपकी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट तैयारी है और यहाँ से हम एग्ज़ाम को फोड़ेंगे, ठीक है संतु। धन्यवाद। लग जाइए अपने एग्ज़ाम की तैयारी में, दिन रात एक कर दीजिए पढ़ने में, ठीक है संतु। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।